अपनी कहानी जो जी चाहे वो लिखे। हो स्कूल टीवी से अब समझे और सीखे। सपनों के बादल में उड़ जाए। नॉलेज के जंगल में खो जाए। सपनों के बादल में उड़ जाए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम जय ओझा है और मैं एक सिनेमाटोग्राफर हूँ। आज के इस वर्कशॉप में हम समझेंगे कि सिनेमाटोग्राफर क्या करता है और सिनेमाटोग्राफी क्या है। हम उसको बहुत ही बेसिक फॉर्म में समझेंगे क्योंकि एक्चुअली ये प्रोसेस काफ़ी सिंपल है येट काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो मैं आज उसको आपको एक ऊपर से बड़ा उसको बेसिक समझाना चाहूँगा क्योंकि बहुत लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है कि सिनेमाटोग्राफी और सिनेमाटोग्राफर्स एक्चुअली होता क्या है, और अगर लोगों को मालूम भी है तो बहुत ही थोड़ा बहुत मालूम है। सिनेमाटोग्राफी एक फिल्म मेकिंग का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे आप जानते हो, आप फिल्म देखते होंगे सभी लोग, टीवी, वेब सीरीज़, म्यूज़िक वीडियो, शॉर्ट फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज़, एजुकेशनल वीडियोस। ये सारे फॉर्मेट्स हैं जो एक स्टोरी टेलिंग का एक फॉर्मेट है और उसमें विजुअल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि हम एक स्टोरी थ्रू विजुअल्स के थ्रू या स्टोरी हो या इमोशन हो या कोई एक्सप्रेशन हो, उसको हम लोगों के लिए प्रस्तुत करते हैं, उसको एक विजुअल फॉर्म देके। तो उसमें सिनेमाटोग्राफर्स का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम आता है फिल्म क्रू में या फिल्म मेकिंग में कि उसी स्टोरी या टेक्स्ट को हम विजुअल्स दें। तो ये काम करने के लिए अगर आप पूछें कि ये काम कौन कर सकता है, तो मेरे हिसाब से कोई भी कर सकता है। जिस किसी को विजुअल्स में इंटरेस्ट है या कोई विजुअलाइज करने की आदत हो। कई लोगों को आदत होती है कि हम लोग कुछ सोचते हैं तो हम विजुअल्स में सोचते हैं, इमेजेस सोचते हैं, पिक्चर्स सोचते हैं, फेसेस सोचते हैं, लोगों के बारे में सोचते हैं, कैसे लोग वहाँ पे चीज़ कैसे होगी वैसे इमेजिन करते हैं। तो ये काम भी वैसा ही है कि हमारे पास भी स्टोरीज़ आती हैं, हमें भी स्टोरीज़ कहनी होती हैं। तो ये स्टोरी जनरली डायरेक्टर्स जो होते हैं उनकी होती हैं, राइटर्स ने लिखी होती है, बट फिर उसको हमें ऑडियंस के लिए बनाना होता है। जब ऑडियंस के लिए बनाना होता है तो हमें एक मायने में रखना होता है और डिज़ाइन के टाइम में हिस्सा हमारे मन में रखना होता है कि ये हम लोगों के लिए बना रहे हैं। और ये मेरा पेट है जो अपनी मर्जी पे कभी भी चिल्लाता है। एनीवे, तो सॉरी। तो हमें जो स्टोरी कहनी है उसको हम किसके लिए बना रहे हैं और इस स्टोरी का महत्व क्या है। इस मीडियम के थ्रू लोगों को कुछ सिखाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, एंटरटेन करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। तो ये सब चीज़ें हम दिमाग में रखते हुए इसको फिर विजुअली डिज़ाइन करना चालू करते हैं, जो एक सिनेमाटोग्राफर का काम होता है। जैसे कि आप लोग सब जानते हो कि एक फिल्म मेकिंग बहुत ही कोलैबोरेटिव आर्ट फॉर्म है, वो एक किसी इंसान का काम नहीं है। तो आप कभी भी नहीं कह सकते कि ये मेरी फिल्म है। यहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, अलग अलग बैकग्राउंड से, अलग अलग प्रोफेशंस, स्पेशलिटी और स्किल बेस से एक विजन की ओर काम करते हैं, जो एक डायरेक्टर का होता है या राइटर का होता है। इवेंचुअली ये पूरी क्रू का विजन बन जाता है और हर लोग अपना अपना काम करके इवेंचुअली एक डायरेक्शन में जाते हैं, जाके वो जो हम कंटेंट बना रहे हो, फिल्म हो या जो भी हो, वो उसको सर्व करें। सो एज ए सिनेमाटोग्राफर, विजुअल नैरेटिव और स्टोरी टेलिंग है वो एक सिनेमाटोग्राफर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो विजुअल स्टोरी टेलिंग में क्या होता है कि हम एक पर्टिकुलर स्टोरी को विजुअली कैसे एक्सप्रेस करें, कैसे दिखाएं। तो उसमें होता है फ्रेमिंग, उसमें होता है लाइटिंग, उसमें होता है शॉट डिज़ाइन, उसमें होता है टीम लीडिंग, उसमें होता है लॉजिस्टिक्स हैंडलिंग, टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि हम जितना ही क्रिएटिव काम है इसमें उतना ही एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी लगता है, क्योंकि हर प्रोजेक्ट में बहुत सारा पैसा लगता है, हर मिनट आपका बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो आपको बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं, आपके डिसीजन से बहुत सारी चीज़ों को फ़र्क पड़ सकता है, बट आपको हमेशा ये मन में रखना है कि आपका फाइनल विजन और ड्रीम होती है आपका फिल्म,
कि आपको उसको करने के लिए आप जो भी कर रहे हो, जितनी भी मेहनत कर रहे हो, जो भी आपने एफर्ट डाला है, वो फाइनली इवेंचुअली वो स्क्रीन पे जो दिखेगा और लोग जो देखेंगे उससे उनको जो मिलेगा वो हमारा फाइनल मिशन होता है। तो उसको अडेप्ट करने के लिए एक सिनेमाटोग्राफर को बहुत ही एक्सक्लूसिव तरीके से काम करना पड़ता है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल जब पहली बार आप एक कोई स्टोरी पढ़ते हो तो आपको आपके नज़रिए से आप उसको समझते हो या विजुअलाइज करते हो या सोचते हो, और वो एक नेचुरल प्रोसेस। अगर आपको कुछ भी कोई कहानी बताएगा या कोई आपको कुछ बात करेगा तो आप पहले आपके नज़रिए से इसको सुनोगे, समझोगे, और एक सबकॉन्शियसली आप उसको विजुअलाइज करोगे। इसमें क्योंकि हम ये स्टोरी बहुत लोगों के लिए बना रहे हैं, अक्रॉस इंडिया, अराउंड द ग्लोब लोग देखेंगे, तो हमें एक यूनिवर्सल पर्सपेक्टिव, जैसे कि जिसे ये केवल हमारी पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं, बट एक एक्सपीरियंस जो सबको मिल सके, जो एक फीलिंग जो सब एक्सपीरियंस कर सके, हमें उसको मन में रख के हम उसको यूनिवर्सली डिज़ाइन करने की ट्राई करते हैं, ताकि एक इंसान राजस्थान में बैठ के देख रहा है उसको भी ये फिल्म वैसे ही दिखे और समझ में आए जैसे हमने एक बंदा दिल्ली में बैठ के जो देख रहा है, या बम्बई में बैठ के देख रहा है, या पहाड़ों में बैठ के देख रहा है। तो इसमें हमें फिल्म को पहले न समझने के बाद डायरेक्टर्स और बाकी क्रू मेंबर्स जो होते हैं, बाकी हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कॉस्ट्यूम होता है, मेकअप होता है, प्रोडक्शन डिज़ाइन होता है, जो आर्ट वाला काम करते हैं, आर्ट डिज़ाइन, सेट डिज़ाइन, उन सब के साथ मिलके डिस्कस करके हम लोग एक विजुअल फॉर्मेट बनाते हैं, जहाँ पे स्टाइल एक फ़िल्म का लुक, एक फिल्म की फीलिंग हम लोग एक मीटिंग लेवल पे, एक अंडरस्टैंडिंग लेवल पे हम डिस्कस करते हैं, और उसको या तो आप विजुअल्स के थ्रू या फोटोग्राफ्स के थ्रू हम लोग रेफरेंस करते हैं, डिपेंडिंग आपका कंटेंट आपसे क्या चाहता है और कंटेंट किस बारे में है, और कैसे हम विजुअली इसको प्रेजेंट करें ताकि जो एक डायरेक्टर कहना चाहता है उससे क्लोजेस्ट हम एक प्रोजेक्ट बनाएं, और जो लोग उसे, ऑडियंस उसको देख रही है, वो भी एक डायरेक्टर के विजन से क्लोजेस्ट उसे समझ पाए। We'll even become a two shot. Like that, we are breathing in, moving comes back. That is Salman. As Salman crushes, this becomes, camera becomes profile. From profile comes center. Murad keeps breathing like this. Goes Murad gets the idea, whatever it has to be left of camera. As Murad starts running, camera pans with him, goes with him. Gets here, settles in. Now Al is sitting down. The camera frame of So जब ये सारी इसमें आप जब काम समझने जाओगे तो जैसे आप जब करोगे तब आपको उसकी डिटेलिंग समझ में आएंगे कि कैसे कैसे कितनी सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व है। बट आज बिकॉज हम एक ओवर अंडरस्टैंडिंग का खाली एक वर्कशॉप कर रहे हैं, तो आज मैं खाली बताऊंगा कि एक सिनेमाटोग्राफर की लाइफ में क्या क्या होता है। सो फॉर एग्जांपल, जैसे कि मेरे को एक प्रोजेक्ट मिलता है, ये सब जैसे मैंने बताया, हम लोग ये लेवल पे डिस्कस करते हैं कि इस फिल्म को हम कैसे बनाना चाहते हैं। अब ये तो खाली बातें हो गई, जब आप बनाना चालू करो, जैसे हमने कहा कि बहुत सारे लोग इसमें इकट्ठा होते हैं, तो हमें एज ए टीम, मुझे मेरा एज ए टीम हेड, मेरा काम है कि मेरी पूरी टीम जो कैमरा टीम है, कैमरा डिपार्टमेंट, वो सभी एक पेज पे हो, सबकी समझ एक जैसी हो कि हम क्या बना रहे हैं, ताकि हम सब जो काम कर रहे हैं वो एक ही डायरेक्शन में जाए और हम लोग को एक्स्ट्रा हमारी एनर्जीज वेस्ट ना करनी पड़े। तो इसके लिए आपको एक अच्छी टीम बनाना ज़रूरी है। आपके साथ वैसे लोग होने चाहिए जो आपको जिन पे भरोसा, आप पे जो भरोसा कर सकते हैं। आप जिससे आपको सीखने को कुछ मिले और जिससे आप कुछ सिखा सकते हो, क्योंकि हर कोई इंसान से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, और ये फील्ड ऐसा है जहाँ पे हम एक ह्यूमन इमोशन, एक ह्यूमन फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं। तो एज अ आर्टिस्ट, एज अ टेक्नीशियन भी हमें एक्सट्रीमली सेंसिटिव होना पड़ता है। तो हमें हर लोग की बात सुनने की आदत रखनी चाहिए, हर चीज़ें देखने की आदत रखनी चाहिए। सो ऑब्जर्विंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो एज अ पर्सन, अगर आप ये करना चाहो और अगर आपको पता भी नहीं है, अगर आप ये करना चाहो, आई थिंक ये तो लाइफ में हर किसी का ये बेनिफिशियल होता है कि अगर हम चीज़ें ऑब्जर्व करें, कुछ भी है जो भी आपके इर्द गिर्द हो रही है, अगर आप चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे और ज़्यादा क्लोजली स्टडी करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ और मिलता जाएगा। जैसे कि आप अगर एक फ़ोटोग्राफ को पकड़ के आप देखते रहेंगे तो आपको
आप जितना और स्टडी करेंगे, जितना और देखेंगे, उसमें आप कुछ ना कुछ और ढूंढेंगे। आपको वो जो फोटोग्राफर या जो आर्टिस्ट ने वो बनाया है, या पेंटर ने कोई पेंटिंग बनाई है, उसका आपको मैसेज धीरे धीरे मिलता जाएगा, क्योंकि आप भी उसके साथ एंगेज कर रहे हो। तो वो कहीं ना कहीं आर्ट फॉर्म आपके साथ ऑलमोस्ट बातें कर रहा है। तो ये हमारा काम है एज ए सिनेमाटोग्राफर। हमें भी यही मेक श्योर करना है कि जब हमारा काम कोई देख रहा है तो हम हमारी ऑडियंस के साथ कम्युनिकेट कर सक रहे हैं। क्या या तो ये हम स्टोरी कम्युनिकेट कर रहे हैं, या तो एक एक्टर का जो इमोशन वो एक्ट कर रहा है उसको हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, या एक स्टोरी में कोई पर्टिकुलर फीलिंग है उसको हम कम्युनिकेट करते हैं। तो ये कम्युनिकेशन के लिए हम कैमरा का इस्तेमाल करते हैं। जो फिल्म्स में कैमरा यूज़ होते हैं वो काफ़ी बड़े कैमराज होते हैं। आजकल बहुत सारे छोटे छोटे कैमराज आ गए हैं जो बहुत ही हाई रेजोल्यूशन और काफ़ी अच्छे कैमराज हैं। आजकल सबके फ़ोन में बहुत ही हाई एंड कैमराज हैं। तो कैमरा की अवेलेबिलिटी तो आज बहुत इजी है। तो एज एन आर्टिस्ट मैं कह सकता हूँ कि आज हम हर कोई आर्टिस्ट और हम हर किसी के पास एक साधन है। हम चाहे तो हम एक फिल्म मेकर बन सकते हैं, एक स्टोरी टेलर बन सकते हैं, या एक जस्ट विजुअल एक्सप्रेशन के रूप में हम हमारे फीलिंग एक्सप्रेस कर सकते हैं, या थ्रू फोटोग्राफी, या थ्रू पेंटिंग, या थ्रू फिल्म मेकिंग। तो जब कैमरा हम यूज़ करते हैं तो ये कैमरा थोड़ा टेक्निकल हो जाता है, बट वो इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आप थोड़ा थोड़ा समझेंगे और थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम आप देंगे, और आजकल तो यूट्यूब पे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, आप वो थोड़ी थोड़ी चीज़ें देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बट वो दिखता है स्टार्टिंग में कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि काफ़ी सारा इक्विपमेंट होता है जो काफ़ी कूल लुकिंग होता है। बहुत सारे नंबर्स होते हैं कैमरा में, क्योंकि लाइट रीडिंग लेते हैं हम, एक्सपोजर होता है, अपर्चर होता है, शटर होता है, ISO होता है। तो ये सारे नंबर्स अगर आप एक स्क्रीन पे देखोगे तो बहुत लोगों को लगता है यार ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड, पर अगर आप बेसिक एक फंडा समझ जाओ कि क्या ISO है, क्या शटर है, और हर चीज़ का क्या होता है, उसके बाद आप खाली मिक्स मैच करके उसके साथ एक्सपेरिमेंट करके आप खुद ही सीख सकते हो। सो कैमरा में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या होती है, तो एक तो है कि अगर आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या शूट कर रहे हो, आपके सामने क्या, अगर आपके स्क्रिप्ट में क्या है, आपके पास आप म्यूज़िक वीडियो कर रहे हो, डॉक्यूमेंट्री कर रहे हो, स्टोरी कर रहे हो, आपके पास एक हमेशा एक ब्रीफ होता होगा कि आपको क्या आप शूट कर रहे हो। तो आप ऑलरेडी, और आपने बेसिक लेवल पे ये सब प्रेप कर चुके हैं, लुक के बारे में, फील के बारे में, फिल्म के जो हमने पहले बात करी थी। तो ये सब डिस्कशंस को माइंड में रखते हुए जब आप शूट कर रहे होते हो, आपको ये सब चीज़ों को एग्जीक्यूट करना है। तो और सेट पे थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि बहुत सारे लोग हो जाते हैं, एक्टर्स आ जाते हैं, क्रू बढ़ जाती है, आपको चीज़ें फाइनली करनी होती है। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मैंने अर्लियर बताया कि हर 1 मिनट पे बहुत सारा पैसा खर्च किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के आपको एक सक्सेसफुल शूट निकालना है जो 12 घंटे का दिन होता है। तो उसके लिए आपको एक टीम लीडर भी बनना है, आपको एक अच्छा टेक्नीशियन भी बनना है, और आपको एक अच्छा आर्टिस्ट भी बनना है, और इवेंचुअली एक अच्छा इंसान भी बनना है, क्योंकि ये सब चीज़ें आपके ही काम को हेल्प करेगी और आपके ही काम को बेटर बनाएगी। कैमरा में लेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेंसिंग जो हम बोलते हैं, फ्रेमिंग होती है कि आप जब कोई भी शूट देखते हैं, आप टीवी देखते हो, फिल्म देखते हो, तो आप कोई सीन देखते हो, तो आप कभी भी कुछ भी पॉज करो, तो जो पॉज करो, एक वो जो पिक्चर है या इमेज है, एक फोटोग्राफ है जो आपने पॉज किया है, वो आपका फ्रेम हो जाता है। अब फ्रेमिंग से बहुत सारी चीज़ें आप बता सकते हो, आपके कौन से डिस्टेंस पे आपका एक्टर आपके लेंस से खड़ा है, या आपने कौन से फ्रेम के कोने में, क्योंकि फ्रेम के 4 कोने होते हैं। जैसे कि आप मुझे देख रहे हो, अभी ये भी 4 कोने के अंदर में हूँ, अभी मैं सेंटर में हूँ, अभी राइट में हूँ, अभी लेफ्ट में हूँ। तो इस फ्रेम के अंदर आप क्या डाल रहे हो, कितनी चीज़ें डाल रहे हो, कितने डिस्टेंस पे डाल रहे हो, कौन सा लेंस लगा रहे हो। जब मैं लेंस बोलता हूँ तो लेंस में अलग अलग मैग्नीफिकेशन होता है। जैसे कि सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो क्लोजअप, वाइड और मिड, ये तो हम 3 मैग्नीफिकेशन बोल रहे हैं। क्लोजअप मतलब आप किसी को इतना क्लोज से जब देख रहे हो, और वो भी सेम है जैसे आप, और ये आप चीज़ें तो आप आँख से प्रैक्टिस कर सकते हो। आप एक चीज़ को 10 फीट की दूर से देखो, आप जाके 5 फीट के पास जाके उस चीज़ को देखो, 2 फीट के करीबी से देखो, और फिर 15 फीट की करीबी से देखो। तो आप जब अलग अलग डिस्टेंस से ये चीज़ को देखोगे, आपको हर टाइम एक अलग फीलिंग आएगा, एक अलग आपका इन्वॉल्वमेंट अलग होगा आप जो सब्जेक्ट को देख रहे हो उसके साथ। तो उसी चीज़ को हम यूज़ करते हैं कि हमको हमारा एक्टर कितनी दूरी पे रखना है, कितनी पास में रखना है।
या हम एक्टर के करीब जाके एक्टर क्या सोच रहा है या क्या फील कर रहा है वो ऑडियंस को दिखाना चाहते हैं, या एक्टर कहाँ खड़ा है अभी और वो किस जोग्राफिकल कंडीशन में है या किस स्थिति में है, या कुछ एक्टिविटी कर रहा है, हमें कुछ आसपास का दिखाना तो हम वाइड लगाते हैं। तो फ्रेमिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है फिल्म मेकिंग का और सिनेमाटोग्राफर का टूल और स्किल सेट में। और ये आप एक्सपीरियंस के थ्रू और अपने अंडरस्टैंडिंग के थ्रू आप डेवलप कर सकते हैं। आपको कोई सिखा नहीं सकता। ऑफ कोर्स बेसिक्स आप अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो, बट ये बहुत ही पर्सनल चीज़ है कि आपको ये स्टोरी में आपको क्या लगता है, आपका कैमरा कहाँ होना चाहिए, ताकि उससे ये जो स्टोरी हम बताने की कोशिश कर रहे हैं उसको हम और आसानी से और बहुत इफ़ेक्टिवली बता सकें। तो कैमरा पोजीशन के कैमरा उस टाइम पे कहाँ रख रहे हैं हम, उस पर क्या लेंस लगा है, कितनी दूरी से हम देख रहे हैं या कितनी नज़दीकी से हम देख रहे हैं। फिर आता है कैमरा मूवमेंट्स। अब आप फ्रेमिंग देखो तो फ्रेमिंग के अंदर भी बहुत सारे ब्रेकडाउन्स होते हैं, जैसे कि कैमरा मूवमेंट्स होते हैं, शॉट डिज़ाइन होती है कि अगर हम एक सीन को कितने शॉट्स में ब्रेक करके कहना चाहते हैं या खाली एक सिंगल शॉट में। और ये सब चीज़ों का अलग अलग इफेक्ट होता है जो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, आप ऑब्जर्व करोगे। जब आप नेक्स्ट टाइम फिल्म देखोगे तो आपको समझोगे कि हर एक छोटी छोटी चीज़ों का एक एक्स्ट्रा इफेक्ट होता है। अगर हमने एक शॉट काटा नहीं और उसको लंबे और के लिए एक ही शॉट को रखा तो उसका एक अलग इफेक्ट आएगा, जबकि हमने एक शॉट को काट के 3 शॉट में एक चीज़ दिखाया। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये कप उठा के चाय पी रहा हूँ और ये ऐसे ही आपने देखा एक सिंगल शॉट में, वो एक अलग स्टोरी आपको बताएगा। जबकि मैंने इसी चीज़ को 3 डिफरेंट शॉट में दिखाया। पहले मैंने चाय का मग दिखाया, फिर मैंने अपने आप का क्लोजअप दिखाया कि मैं घूर रहा हूँ, क्या दिखाया, घूर रहा है, चाय मग को घूर रहा है, और फिर एक तीसरा मिड शॉट के मैंने उठा के पी लिया। इसका भी एक अलग मीनिंग निकल सकता है। तो ये आपकी कहानी क्या चाहती है उसके हिसाब से आप डिसाइड करते हैं। और ये चीज़ें आप जैसे कि और करोगे आपको और फ्लुएंटली आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और नेचुरली आप में वो वैसे सोचने का तरीका आ जाएगा। स्टार्टिंग में ऑफ कोर्स हम हर कोई ऐसे नहीं सोच सकता, क्योंकि जनरली हम ऐसे नहीं सोचते, हम ऐसे कट्स में कभी नहीं सोचते, क्योंकि हमारी लाइफ में भी हम कभी कट्स में नहीं देखते, हम जो देखते हैं वो देखते हैं। बट फिर हमारा माइंड उसको कट्स में प्रोसेस करता है, हम पूरी की पूरी चीज़ को नहीं प्रोसेस करते। वैसे ही हम आपको कॉन्स्टेंटली आदत डालने की, अगर आप कोई चीज़ देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो और उसमें से आपको क्या मिल रहा है। अगर आप डिस्टेंस पे हो, आप 2 लोगों को बात करते हुए नहीं देख सक रहे हो, खाली सुन नहीं सक रहे हो, खाली देख रहे हो, और उनके बॉडी जेस्चर से आपको क्या लग रहा है कि वो झगड़ रहे हैं या कुछ इंपॉर्टेंट काम की बात डिस्कस कर रहे हैं, तो आप वहीं पे बैठ के उसको दिखाओगे। अगर चलो फॉर एग्जांपल ये झगड़ा है तो मैं उसको कैसे दिखाऊंगा कि चलो डिस्टेंट या तो क्लोजअप डाल के। तो ये सारी ग्रूमिंग हम नेचुरली हमारे साथ एवरीडे बेसिस पे हो रही है, हमें पता नहीं है। बट जब हम उसको विजुअली आप एक नैरेटिव में डालना चालू करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये स्किल आपके अंदर नेचुरली है, क्योंकि ये हम डेली बेसिस पे हम करते हैं, चीज़ें देखते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, हमारे मन में एडिट करते हैं, कुछ समझते हैं और कुछ अपने साथ लेके जाते हैं, क्या पता वो सत्य है नहीं है। तो ये बात फिल्म मेकिंग में भी यही है, हम ऑडियंसेस को एक अलग दुनिया में लेके जाते हैं, उनकी दुनिया से निकाल के एक अलग दुनिया में, जहाँ पे वो अलग फील करेंगे, अलग इमोट करेंगे, अलग चीज़ें देखेंगे और उनके अंदर के अलग भाव प्रकट होंगे। कैमरा एज अ टूल ये सब चीज़ों में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये सब छोटी छोटी चीज़ें आप जब खुद एक्सपेरिमेंट करेंगे, खुद ऑब्जर्व करेंगे तो आपको आप ज़्यादा इजीली उसको समझ पाओगे। फिर होता है लाइटिंग। लाइटिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसमें भी बहुत लोग घबरा से जाते हैं कि कैसे करेंगे, लाइटिंग के क्या रूल्स होते हैं, क्योंकि अगर आप कोई सेट देखोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है। इतनी सारी लाइटें लगी होती है हर जगह से, लाइटें लगा के फिर लोग काट देते हैं, तो समझ नहीं आता ये लगाई क्यों अगर काटनी थी तो। बट वो भी अगेन ये एक्सपीरियंस के थ्रू आप समझोगे। और लाइट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि लाइट आपका मूड डिसाइड करेगा। लाइट से आप मूड डिज़ाइन कर सकते हो, लाइट से आप एक इमोशन को अंडरलाइन कर सकते हो। जितना इम्पॉर्टेंट है आपको क्या दिखाना है, उतना ही इम्पॉर्टेंट है आपको क्या नहीं दिखाना है। तो जैसे कि कॉन्ट्रास्ट, आप कोई चीज़ देखते हो तो ऑफकोर्स जहाँ पे लाइट होती है वहाँ शैडो होती है, बिना शैडो लाइट नहीं हो सकती है। सो वैसे आप एक सब्जेक्ट पे किस हिसाब से आप लाइट डालते हो, उससे वो सब्जेक्ट का कैरेक्टर चेंज हो सकता है, उसका मूड चेंज हो सकता है जो आप देख रहे हो। फॉर एग्जांपल आप ये घर पे भी टेस्ट कर सकते हो। अगर आप एक बल्ब लेके आप अपने फैमिली मेम्बर के ऊपर पहले ऊपर रखिए, उसका लाइट का शैडो देखिए कैसे गिर रहा है, आप फ़ोटो लीजिए, फिर साइड पे रखिए, इस साइड पे रखिए, इस साइड पे रखिए, लाइट को आप 360 घुमाइए, आगे पीछे, खाली पीछे फेस काला, और आप खाली ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे आपको हर इमेज से कुछ अलग फीलिंग आ रही है, कुछ अलग इमोशन आ रहा है।
पर्सनली। तो यही है जो आपको फील हो रहा है, और आपको जो फील होता है वो आपको मेक श्योर करना है कि जो ऑडियंस देखेगी वो भी सेम फीलिंग उसको होएगी। तो उसके लिए हम लाइट्स का यूज़ करते हैं। लाइट्स इसलिए भी हम यूज़ करते हैं क्योंकि हम जब सीन कोई शूट कर रहे होते हैं, वो सीन भले ही 30 सेकेंड का हो, बट उसको शूट करने में हमको 8-9 घंटे लग जाते हैं। और 8-9 घंटे हमारा लाइट कभी भी एक जगह पे नहीं रहता है। सन हमारा मूव होता है ईस्ट टू वेस्ट, तो आपका लाइट चेंज होता है। तो हम वो लाइट, क्योंकि हमें 8 घंटे चाहिए 30 सेकेंड का ऑन स्क्रीन टाइम के लिए, तो हम वो नेचुरल लाइट को काट के हम हमारा सोर्स बनाते हैं ताकि वो 8 घंटे सेम का सेम लाइट रहे और हम सेम कंसिस्टेंसी में शूट कर पाए। सो कंसिस्टेंसी ऑल्सो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है सिनेमाटोग्राफी में, क्योंकि कई बार हमें जो छोटा सा स्क्रीन पे आएगा सीन, वो दिखेगा आपको कुछ 1 मिनट का, बट उसको बनाते बनाते शायद 2 दिन लग जाए या आधा दिन लग जाए, और वो 2 दिन सेम लाइट होनी चाहिए ना, क्योंकि 30 सेकेंड में अगर कोई सीन बात कर रहे हैं 2 इंसान, तो सन यहाँ से यहाँ नहीं जा सकता। तो हमें मेक श्योर करना है कि थ्रू वो 8 घंटे सन यहाँ का यहाँ ही रहे। तो हम वैसे हम उसको लाइट को कंट्रोल करते हैं। तो लाइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके स्टोरी टेलिंग में, आपके मूड में, आपके लुक में। और हर किसी का पर्सनल टेस्ट होता है लाइटिंग में। किसी को कॉन्ट्रास्ट पसंद होता है, किसी को नहीं पसंद होता है। ये भी हम हमारे नेचुरल डेली लाइफ में हम अपने आप को ट्रेन कर ही रहे हैं। आप रात को बाहर कहीं जाओ या आप फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट में जाओ, आप कोई ढाबे पे जाओ, आप कोई रास्ते पे टपरी पे पानी पूरी खा रहे हो, ये तीनों चीज़ें शाम की चीज़ें तीनों अलग अलग में हैं और तीनों में अलग अलग लाइटें होती है। तो हम ऐसी चीज़ें हमेशा देखते रहते हैं, बट हम उसको प्रोसेस नहीं करते हैं एज अ विजुअल, एज वन फ्रेम, एज वन स्टिल। तो एज अ प्रैक्टिस जब भी आपके पास आप बैठे हो, जस्ट चीज़ों को ऑब्जर्व करो, देखो लाइट कैसे गिरती है बाहर रास्ते पे, दिन में लाइट कैसे गिरती है, सन घर के अंदर कैसे आता है, और हर लाइट का कैसा एक अलग मूड होता है, कैसे आपके अंदर एक फीलिंग इवोक करती है। तो हमें वही चीज़ों से सेंसिटिव रह के जो हम हमारे डेली बेसिस में हम चीज़ें देखते हैं, फील करते हैं, उसी को हमको ऑब्जर्व करके हम अपने आप को ट्रेन करना है विजुअली उसको रिक्रिएट करने के लिए, ताकि हम उसी चीज़ को कहीं और एक स्टोरी में यूज़ करके उसी हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस को किसी और स्टोरी में डाल के वो एक्सपीरियंस को हम रिक्रिएट लोगों के लिए कर सकते हैं। तो सिनेमाटोग्राफर बनने के लिए आपको एक चीज़ एज अ हैबिट डालनी पड़ेगी है कि आपको कंटिन्यूसली ऑब्जर्व करते रहना पड़ेगा। आप हर चीज़ से थोड़ा सेंसिटिव हो जाए, आप चीज़ें देखें, आप लाइट देखें, आप लोगों के मैनरिज्म्स देखें। खाली एक ऑब्जेक्ट को एक जगह पे रख के दिन में आप 6 बार उसको फ़ोटो खींचिए और देखिए 6 कैसी अलग अलग हर 3 घंटे में कैसी अलग अलग लाइट उस पर गिरी और कैसे वो लाइट एक ऑब्जेक्ट को अलग अलग फॉर्म दे रही है। और छोटी मोटी आपकी सबके पास फ़ोन कैमराज है, आप सब छोटी मोटी चीज़ें घर पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कैमरा के साथ। यूट्यूब आप सबके पास है, आप सबके पास बहुत सारा फ्रीडम है कंटेंट और एजुकेशन लेने का। ऑनलाइन आप ऑन सेट फिल्में कैसे बनती हैं उसके मेकिंग ऑफ देखो, क्योंकि उससे भी आपको काफ़ी समझ में आएगा कि कितने सारे लोग काम करते हैं एक विजन के और कितनी मेहनत जाती है एक सिंपल छोटे से शॉट को तैयार करने में। आप जितना हो सके उतना आर्ट देखो, फोटोग्राफ्स देखो। और सिनेमाटोग्राफी बनने के लिए और सिनेमाटोग्राफर बनने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपको बचपन से सिनेमा से मोहब्बत होनी चाहिए या आप बहुत सारा आर्ट बचपन से देख रहे हो। नहीं, आप सिनेमाटोग्राफर कभी भी बन सकते हो अगर आप जनरली आपको लगता है कि आप वो विजुअली इमेजिन करने की आदत है और आपको मज़े आते चीज़ों को इमेजिन करने में, तो आप ऑलरेडी एक विजुअल आर्टिस्ट हो, आप ऑलरेडी आपके अंदर है। आपको उसको बस ट्रेन करना है और आपको फाइंड करना है कि आपको विजुअल एक्सप्रेशन फॉर्म में कौन सा लेना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे, आप पेंटर बन सकते हो, आप फोटोग्राफर बन सकते हो। फोटोग्राफी में इतने सारे सब जॉनर्स हैं, आप डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफी कर सकते हो, फैशन फोटोग्राफी कर सकते हो, प्रोडक्ट फोटोग्राफी कर सकते हो, आर्किटेक्चर फोटोग्राफी कर सकते हो। उसके बाद आता है मूविंग इमेजेस जो हम करते हैं। तो मैं म्यूज़िक वीडियो शूट करता हूँ, एड फिल्म शूट करता हूँ, डॉक्यूमेंट्री शूट करता हूँ, फीचर फिल्म शूट करता हूँ। और हर किसी का प्रोसेस अलग होता है, बट बेसिक्स सेम है। हम सबको हमारे वो फिल्म का इमोशन अंडरस्टैंड करके हमें एक फ़िल्म बनानी है जिससे वो इमोशन देखने वाले को कम्प्लीटली उसका एक्सपीरियंस हो। और उसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए हम वो थ्रू हमारे एक्सपीरियंस हम उसको गेन करते हैं और अपने आप को ट्रेन करते हैं। तो ये आप एक सेल्फ ट्रेन सिनेमाटोग्राफर भी बन सकते हो
अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं तो आप फिल्म स्कूल भी जा सकते हो, वरना आप ये अभी से बेसिक ट्रेनिंग करोगे तो आपको खुद ही एक आइडिया आ जाएगा कि आपका क्या स्टाइल है या आप क्या करना चाहते हैं, और उसके बाद आप उसी पर्टिकुलर फॉर्म को और एक्सप्लोर करें। तो ये बहुत ही ऊपर और बहुत ही बेसिक मैंने समझाया है सिनेमाटोग्राफी के बारे में, जो बेसिकली एक विजुअल आर्ट फॉर्म है। और इसको एज अ प्रोफेशन मेरे लिए बहुत मज़ेदार है, क्योंकि आप हमेशा नए लोगों से मिलते हो, बहुत लोगों के साथ कोलैबोरेट करते हो, आपको हमेशा नए प्रोजेक्ट में नए लोगों के साथ काम करने को मिलता है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, आपको बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलता है। और ये एज अ आर्टिस्ट, एज अ टेक्नीशियन, ये ऑनगोइंग लर्निंग प्रोसेस है। आप कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकते हो, आपको हमेशा सीखना है अपने कलीग्स से, अपने असिस्टेंट से, अपने कंपेटिटर्स से, अपने अदर फेलो फिल्म मेकर्स से। तो ये हमेशा एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। आप एज अ आर्टिस्ट हमेशा, एज अ ह्यूमन आप हमेशा ग्रो होते हो एक्सपीरियंस के साथ। तो एज अ फिल्म मेकर भी आप हर फिल्म और हर फोटोग्राफ या हर क्रिएशन के साथ आप मैच्योर होंगे, आप ग्रो होंगे। तो गलती करने से डरो मत, एक्सपीरियंस लेना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना कि अवार्ड। तो जितना हो सके उतना आप उसको एक्सप्लोर करें, अपने आप को एक्सप्लोर करें, क्योंकि इवेंचुअली एनी आर्ट फॉर्म या कोई भी आर्ट फॉर्म आप उठा ले, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रहता है सेल्फ एक्सप्रेशन, अपने आप को एक्सप्रेस करना, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना। तो वो आपके ऊपर है, आपको थ्रू विजुअल्स करना है, थ्रू राइटिंग करना है, थ्रू वर्ड्स करना है। हर किसी का अलग होता है। प्लस आप लोग अभी तो बहुत ही यंग हो, तो ये लाइफ का प्रेशर लेना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आपके पास टाइम है, बट हाँ, अगर आपके पास टाइम और मौका है तो आप जितनी नई चीज़ें देख सकते हो देखिए, नए प्रोफेशंस के बारे में जानिए, नए चीज़ों के बारे में जानिए, लोगों को सुनिए, लोगों के एक्सपीरियंस सुनिए, लोगों के स्टोरीज सुनिए, क्योंकि उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और इवेंचुअली आप लोग अपना रास्ता ढूंढ ही लोगे। तो हाँ, ये एक बहुत ही बेसिक में मैंने आपको समझाया है, और मैं एक्चुअली टीचर नहीं हूँ क्योंकि मैं एक सिनेमाटोग्राफर हूँ। तो आई होप मैंने जो समझाया उसमें आपको कुछ फ़ायदा हुआ हो। सो बेस्ट ऑफ लक, आप लोग सभी अपना ध्यान रखें और होपफुली आप में से कई लोग फिल्म मेकर्स बनेंगे, और क्या पता फ्यूचर में हम लोग को साथ में काम करने का मौका मिले। तो आप कोई भी 5 पिक्चर्स ऐसे क्लिक करें जहाँ से वो इमोशन या वो फीलिंग निकलती है। फॉर एग्जांपल आपने पकड़ लिया लोनलीनेस रिप्रेजेंट करती हैं। अब वो आपके ऊपर है, आप कैसे देखते हो लोनलीनेस को। आपको इसमें एक्सरसाइज में आपको कम्प्लीटली आपका पर्सनल इमोशन, पर्सनल सेंसिटिविटी, पर्सनल नॉलेज, एक्सपीरियंस सब डाल के सोच के आपको क्रिएट करना है। एक कोई भी कैरेक्टर ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप सभी फैमिलीज के साथ रहते हैं, तो आपके ब्रदर, सिस्टर्स, मदर, फादर, कोई भी एक कैरेक्टर को एक 24 घंटे के लिए आप फॉलो करें और उसके अलग अलग फॉर्म में और अलग अलग तरीके में वो क्या कर रहे हैं या वो कौन है, उसके 5 पिक्चर्स में आप एक पर्सन की कैरेक्टर को भी आप डिस्क्राइब कर सकते हो। तो ये छोटी मोटी स्मॉल एक्सरसाइजेज आप घर में अपने फ़ोन कैमरा के साथ कर सकते हो। सो टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक। आप सभी बच्चों से यह अनुरोध है कि आप भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लीजिए और अपनी एंट्रीज को हमारे पास भेजिए। आप अपनी एंट्रीज हमें 3 तरीकों से पहुंचा सकते हैं। पहला, व्हाट्सएप द्वारा इस नंबर पर भेज सकते हैं। नंबर है 9321961744 9321961744। दूसरा, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं इस मेल आईडी पे BEPCDDPROGRAM@gmail.com, या आप हमें डाक के माध्यम से भी अपनी एंट्रीज भेज सकते हैं इस पते पर। गुणवत्ता संभाग, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, शिक्षा भवन, राष्ट्रभाषा परिषद परिसर, सैदपुर, राजेंद्र नगर, पटना 800004। बच्चों, आपको अपनी एंट्रीज हमें इस प्रारूप में भेजनी है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम,
फिर विद्यालय का नाम, उसके बाद कक्षा और एकदम अंत में जिला। इस तरह से लिखकर आप अपनी एंट्रीज हम तक पहुंचा सकते हैं। और याद रखें, आप हमें अपनी एंट्रीज आने वाले शुक्रवार शाम 6 बजे तक ही भेज सकते हैं। धन्यवाद।